हमारे संविधान में एक बहुत शक्तिशाली विचार लिखा है, आप दोषी साबित होने तक निर्दोष हैं। ये सिर्फ सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव है। लेकिन अगर हम अपनी जेलों को देखें तो हजारों लोग, मतलब सजा सुनाए जाने से पहले ही, मुकदमा शुरू होने से पहले ही महीनों सालों से बंद हैं। तो यहाँ एक एक विरोधाभास है, एक पहेली है। कानून कहता है कि आप निर्दोष हैं, लेकिन व्यवस्था आपको आपको एक दोषी की तरह कैद रखती है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, 6 जनवरी 2026 का। और ये फैसला 3 बेहद महत्वपूर्ण शर्तों पर बात करता है कि कब आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत मिलनी चाहिए। आज हमारा मकसद सिर्फ इन शर्तों को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये जमानत से जुड़े कानून के पूरे ताने बाने को कैसे बदल सकती हैं। और ये बहुत जरूरी भी है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को समय समय पर ऐसे हस्तक्षेप करने पड़ते हैं क्योंकि जमानत का जो मुद्दा है ना, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज की सुरक्षा के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन का काम है। जब भी ये संतुलन एक तरफ ज्यादा झुक जाता है, मतलब जब प्रक्रिया ही सजा बन जाती है, तो अदालत को आकर तराजू को वापस बीच में लाना पड़ता है। ये फैसला उसी कोशिश का एक नतीजा है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इन बड़े सिद्धांतों को समझने के लिए हमें उस छोटी सी कहानी से शुरू करना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। ये कहानी आगरा की है और इसके केंद्र में एक ऐसा विवाद है जो भारत की अदालतों में हर रोज देखने को मिलता है। बिल्कुल। मामला एक पैसे के लेन देन का था। एक तरफ याचिकाकर्ता था जो कह रहा था कि भाई ये एक दीवानी यानी सिविल विवाद है, ऐसे आपस में सुलझा लेंगे। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता था जो जोर दे रहा था कि नहीं, ये धोखाधड़ी है, ये एक आपराधिक मामला है। जब जमानत के लिए याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंची तो उसे खारिज कर दिया गया और इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा। और यहीं पर इस मामले की परतें खुलना शुरू होती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून के बड़े बड़े सवालों पर ही बात करता है, लेकिन ज्यादातर ऐतिहासिक फैसले ऐसे ही जमीनी मामलों के तथ्यों से निकलते हैं। बिल्कुल, और इस मामले के तथ्य बहुत दिलचस्प हैं। पहली बात, याचिकाकर्ता का तर्क था कि उसने पैसे लौटा दिए थे, लेकिन एक मानवीय भूल के कारण वो गलत बैंक खाते में चले गए, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम भी वही था जिसे पैसे भेजने थे। हाँ, और ये एक ऐसा तर्क है जो मामले को आपराधिक इरादे से दूर ले जाता है, एक गलती या लापरवाही की तरफ। आपराधिक मामलों में इरादा यानी मेंस रिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यहां से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। जब स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो उन्होंने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में साफ लिखा। उन्होंने लिखा कि यह मामला दीवानी प्रकृति का लग रहा है और ऐसा लगता है कि शिकायतकर्ता इसे जबरदस्ती आपराधिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट, इसका मतलब है कि पुलिस खुद कह रही है कि इसमें कोई अपराध नहीं दिख रहा, फिर भी मामला आगे बढ़ता रहा और व्यक्ति को जमानत नहीं मिली। ये कैसे संभव है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ये हमारी व्यवस्था की एक बड़ी खामी को उजागर करता है। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के बावजूद कई बार प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। एक बार एफआईआर दर्ज हो जाए तो उस मशीनरी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही जांच एजेंसी को खुद उसमें ज्यादा दम न दिखे। व्यक्ति एक चक्रव्यूह में फंस जाता है और उसकी आजादी छीन ली जाती है। और इस मामले में इस चक्रव्यूह का अंतिम दरवाजा तब खुला जब पूरी जांच खत्म हुई। जांच अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जो धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे वो साबित ही नहीं हुए। ये तो जैसे कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। राज्य की अपनी एजेंसी कह रही है कि आरोप साबित नहीं हुए और वो व्यक्ति फिर भी जेल में था। और इसी मोड़ पर यह मामला एक व्यक्तिगत केस से बढ़कर एक सिद्धांत बन गया। सर्वोच्च न्यायालय के सामने तथ्य एकदम साफ थे। एक विवाद जो शायद सिविल था, पुलिस की रिपोर्ट जो कह रही थी कि यह सिविल है, और अंतिम जांच का नतीजा कि आरोप साबित नहीं हुए। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक, कह सकते हैं, एक आदर्श अवसर था। वे सिर्फ इसे एक व्यक्ति को राहत नहीं दे सकते थे, उन्हें एक ऐसा सिद्धांत बनाना था ताकि भविष्य में किसी और को इस प्रक्रियात्मक अन्याय से न गुजरना पड़े। अच्छा, यह फैसला उस प्रवृत्ति पर एक शक्तिशाली प्रहार है जहां लोग पैसे वसूलने या किसी को परेशान करने के लिए दीवानी मामलों पर आपराधिक कानून का लेप चढ़ा देते हैं। तो इसी पृष्ठभूमि से निकले वो 3 सुनहरे नियम, वो 3 शर्तें जो इस फैसले का दिल हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली और सबसे बुनियादी शर्त,
आरोप पत्र का दाखिल हो जाना। मतलब सरल शब्दों में, अगर पुलिस की जांच पूरी हो गई है और उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट यानी चार्जशीट कोर्ट में जमा कर दी है, तो आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए। इसके पीछे का जो न्यायिक तर्क है वो बहुत साफ और मजबूत है। आप सोचिए, किसी व्यक्ति को मुकदमा शुरू होने से पहले जेल में क्यों रखा जाता है? इसके मुख्य तौर पर 3 कारण होते हैं। 1, ताकि वो जांच में दखल ना दे, यानी सबूतों से छेड़छाड़ ना करे। ठीक है। 2, ताकि वो गवाहों को डराए धमकाए नहीं। और 3, ताकि वो भाग ना जाए। सही बात है। जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो इसका मतलब है कि जांच का काम पूरा हो गया है। पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, गवाहों के बयान ले लिए, तो जांच में दखल देने वाला पहला और सबसे बड़ा कारण तो अपने आप खत्म हो जाता है। इसके बाद किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जेल में रखना कि उसका मुकदमा शायद सालों चलेगा, ये हिरासत दंडात्मक हो जाती है। सजा देने जैसा है। बिल्कुल। ये सजा देने जैसा है, जबकि उसका दोष अभी साबित भी नहीं हुआ है, और ये निर्दोषता की उपधारणा के सिद्धांत पर सीधा हमला है। तो ये एक तरह से जिम्मेदारी को बदल देता है। चार्जशीट से पहले जिम्मेदारी आरोपी पर होती है कि वो इंतजार करे। हाँ। लेकिन चार्जशीट के बाद जिम्मेदारी राज्य पर आ जाती है कि वो बताए कि एक ऐसे व्यक्ति को आजाद क्यों नहीं रहने दिया जा सकता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जिम्मेदारी का एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तांतरण है, और ये फैसला उसी स्थापित सिद्धांत को मजबूती देता है जिसे हम दशकों से सुनते आ रहे हैं। जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। अब आते हैं दूसरी शर्त पर, जो शायद इससे भी ज्यादा तार्किक लगती है। वो ये कि जांच में आरोप साबित ही ना हुए हों, जैसा कि इस आगरा वाले मामले में हुआ, जहां जांच एजेंसी को खुद ही आरोपों के समर्थन में सबूत नहीं मिले। मुझे फिर से वही सवाल पूछना पड़ रहा है। ये तो सामान्य ज्ञान की बात लगती है। अगर जांच में कुछ नहीं मिला तो कोई व्यक्ति एक दिन भी और जेल में क्यों रहेगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और ये हमारे सिस्टम की एक दुखद सच्चाई दिखाता है। देखिए, कानून जो है वो एफआईआर और अंतिम जांच रिपोर्ट के बीच एक बहुत बड़ा फर्क करता है। एफआईआर सिर्फ एक आरोप है, किसी एक व्यक्ति की कही हुई कहानी। वो सच भी हो सकती है और झूठी भी। लेकिन जो अंतिम रिपोर्ट है वो एक वैधानिक और निष्पक्ष जांच का नतीजा होती है। अच्छा। इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अदालतों को एफआईआर की कहानी में बहने की बजाय जांच के ठोस नतीजों को ज्यादा वजन देना चाहिए। जब राज्य की अपनी जांच एजेंसी कह दे कि हमें आरोप साबित करने के लिए सबूत नहीं मिले, तो फिर उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को एक पल के लिए भी और बाधित करना अन्याय है। ये तो झूठी शिकायतों के खिलाफ एक कवच जैसा हो गया। हाँ, एक न्यायिक कवच की तरह है। और तीसरी शर्त? ये उन स्थितियों को संबोधित करती है जहां शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई मूल कहानी जांच में झूठी साबित हो जाती है। और अगर कोई मामला बनता भी है तो वो कुछ और ही होता है। ये थोड़ा जटिल है, इसे एक उदाहरण से समझाइए। जरूर। मान लीजिए कोई शिकायतकर्ता कहता है कि ए ने मेरे दफ्तर में घुसकर बंदूक दिखाकर मुझसे 5 लाख रुपए लूट लिए। एक गंभीर आरोप है। बहुत गंभीर। पुलिस जांच करती है और पाती है कि दफ्तर में घुसने या बंदूक दिखाने का कोई सबूत नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर पता चलता है कि ए और शिकायतकर्ता के बीच शायद 50,000 रुपए के लेन देन का कोई पुराना विवाद था। समझ गया। तो यहाँ जो मूल मनगढ़ंत कहानी थी, यानी लूट की कहानी, वो पूरी तरह से ढह गई। अगर कोई मामला बनता भी है तो वो एक छोटे मोटे वित्तीय विवाद का है, ना कि सशस्त्र डकैती का। बिल्कुल। और ये तीसरी शर्त इसी स्थिति पर लागू होती है। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि जब शिकायत का मूल आधार ही झूठा पाया जाए तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग किया गया है। इसका मकसद न्याय पाना नहीं, बल्कि किसी को डराना, धमकाना या परेशान करना था। अच्छा। ऐसी स्थिति में आरोपी को लगातार हिरासत में रखना इस दुरुपयोग को बढ़ावा देने जैसा होगा। ये नियम उन लोगों को बचाता है जिन्हें अक्सर छोटे विवादों में गंभीर बढ़ा चढ़ाकर लगाए गए आरोपों में फंसा दिया जाता है। तो इन सब का क्या मतलब है एक आम इंसान के लिए, एक वकील के लिए, या निचली अदालत के एक जज के लिए? कल से क्या बदल जाएगा? इस फैसले का जमीनी असर क्या होगा? इसका जमीनी असर बहुत गहरा है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिए, बल्कि एक स्पष्ट प्रक्रिया भी बताई। उन्होंने याचिकाकर्ता को तुरंत जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वो ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हो और मुकदमे में सहयोग करे।
जमानत की शर्तें, जैसे कि जमानत की रकम कितनी होगी या क्या वो देश छोड़कर जा सकता है या नहीं, ये सब तय करने का अधिकार ट्रायल कोर्ट को दिया गया। ये शक्ति का सही संतुलन है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये फैसला अब निचली अदालतों के लिए एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट यानी बाइंडिंग प्रेसिडेंट बन गया है ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एक आदेश है। अब कोई भी वकील जिसके मुवक्किल का मामला इन 3 शर्तों में से किसी एक को भी पूरा करता है, वो इस फैसले का हवाला अपनी जमानत याचिका में दे सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जाता है तो निचली अदालतें उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्हें मानना ही पड़ेगा। उन्हें अपने फैसले में बताना होगा कि वे इस मिसाल का पालन क्यों कर रही हैं, या अगर नहीं कर रही हैं तो क्यों। ये उन हजारों लोगों के लिए एक बहुत मजबूत कानूनी हथियार बन गया है जो चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी जमानत का इंतजार कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि ये फैसला अचानक नहीं आया। ये उस दिशा में एक और कदम है जिधर न्यायपालिका पिछले कुछ समय से बढ़ रही है। क्या ये किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल। ये किसी एक दिन का विचार नहीं है, बल्कि ये जमानत न्यायशास्त्र के विकास की एक लंबी यात्रा का हिस्सा है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें कुछ मील के पत्थर दिखाई देते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत शायद 1977 के स्टेट ऑफ राजस्थान वनाम बालचंद मामले से हुई थी। अच्छा, बालचंद? जी, ये वही ऐतिहासिक मामला है जिसने हमें वो मंत्र दिया जो आज भी गूंजता है, जमानत नियम है, जेल अपवाद। ये एक दार्शनिक आधार था। वो नींव थी, और इस 2026 के फैसले ने उस नींव पर एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, खासतौर पर चार्जशीट के बाद की स्थिति के लिए। बिल्कुल सही कहा। फिर 2014 में अर्निश कुमार बनाम बिहार राज्य का मामला आया। उसने गिरफ्तारी के स्तर पर हस्तक्षेप किया। हाँ, कि 7 साल से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। जी, अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी स्वचालित या अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। पुलिस को पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तारी जरूरी क्यों है। हाँ। उसने शुरुआती बिंदु पर चोट की, और ये 2026 का फैसला सिस्टम के मध्य बिंदु पर चोट करता है, यानी जांच के बाद और ट्रायल से पहले। यानी ये सभी फैसले एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। हाँ, एक ही लक्ष्य, ये सुनिश्चित करना कि किसी व्यक्ति की आजादी को मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि केवल ठोस और अनिवार्य कारणों से ही छीना जाए। तो संक्षेप में कहें तो सर्वोच्च न्यायालय के इस 2026 के फैसले ने जमानत के लिए 3 बेहद साफ और शक्तिशाली सिद्धांत दिए हैं। पहला, अगर चार्जशीट दाखिल हो गई है तो हिरासत का मुख्य कारण खत्म हो जाता है, इसलिए जमानत मिलनी चाहिए। दूसरा, अगर पुलिस की अपनी जांच में ही आरोप साबित नहीं हुए हैं तो किसी को जेल में रखना सरासर न्याय है। और तीसरा, अगर शिकायतकर्ता की मूल कहानी ही झूठी और मनगढ़ंत पाई जाती है तो ये कानून के दुरुपयोग का मामला है और आरोपी को राहत मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के जांच करने के अधिकार के बीच एक बहुत जरूरी और स्वस्थ संतुलन फिर से स्थापित करता है। एक जीवंत लोकतंत्र के लिए ये संतुलन अनिवार्य है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारी न्याय प्रणाली सजा पहले मुकदमा बाद में के सिद्धांत पर न चले, बल्कि निर्दोषता पहले और सजा सिर्फ दोष साबित होने पर के अपने मूल सिद्धांत पर कायम रहे। ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ती है। ये फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत को मजबूत करता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उन गंभीर और हिंसक अपराधों का क्या, जहां एक वास्तविक डर होता है कि आरोपी जमानत पर बाहर आकर गवाहों को डरा सकता है, सबूत मिटा सकता है या समाज के लिए खतरा बन सकता है। ये फैसला व्यक्ति को राज्य से बचाता है, लेकिन व्यवस्था समाज को एक संभावित खतरनाक व्यक्ति से कैसे बचाती है, भले ही वो दोषी साबित न हुआ हो। इस नाजुक संतुलन को साधना ही शायद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती है।